हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। ये आप में से किसी विद्यार्थी की मांग पर उन्होंने लिखा था कि राज का नीति निरसक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो राज का नीति निरसक तत्व तो मैं विगत वीडियो में आप निकाल कर दिखेगा, पहले उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया था कि राज का नीति निरसक तत्व क्या है, उसकी क्या औचित्य है, किस लिए लाया गया, लाने के पीछे के तमाम उद्देश्य, उसमें गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, उदार बौद्धिक विचारधारा से जुड़ा हुआ तमाम अनुच्छेद के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। और विद्यार्थी की मांग पर चलिए आज मौलिक कर्तव्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और फिर किसी वीडियो में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स के एक नहीं, एक से अधिक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी लंबा टॉपिक है। मूल कर्तव्य, इस बात को ध्यान रखना है कि भारत और जापान ये दो ऐसे अपवाद देश हैं जहां ये दो ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, चाहे वो इंग्लैंड हो या फ्रांस, अमेरिका हो या जर्मनी, कनाडा हो या मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका हो या पोलैंड, कहीं भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं। हाँ, समाजवादी देश में, साम्यवादी देशों की यह एक प्रमुख विशेषता रही है, मौलिक कर्तव्य। तो भारत और जापान दो अपवाद हैं लोकतांत्रिक देश जहां मौलिक कर्तव्य, वहां नागरिक कर्तव्य के रूप में जापान में शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ मूल कर्तव्य के रूप में शब्द का प्रयोग किया गया। तो कर्तव्य जो है समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, कार्ल मार्क्स या माओवाद की विचारधारा को मानने वाले देशों में मौलिक कर्तव्य को अनिवार्यतः शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में लोक मतलब जनता का शासन तंत्र है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। तो शासन उसका है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से शासित। तो सारा का सारा प्रशासनिक नियंत्रण जनता के हाथों में है, तो अधिकार और कर्तव्य तो साथ साथ चलता है। इसलिए यहाँ पर कर्तव्य का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन भारत ने, हम लोगों ने आज़ादी के तत्काल बाद जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना लिया, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर, लेकिन नागरिकों में उस राष्ट्रबोध, नागरिकों में अपनी कर्तव्यों के प्रति, तो नागरिक ही नहीं, राजनेता में भी कर सकते हैं। अब देखिए इंग्लैंड की परंपरा को देखिए, इंग्लैंड से हमने संसदीय परंपरा को लिया है। तो इंग्लैंड की संसदीय परंपरा में विगत 100 वर्ष को भी आप निकाल कर देखेंगे तो संसदीय गतिरोध, शोर शराबा, हंगामा के कारण सदन का स्थगन, ये बिरले ही एक आध बार मिलेंगे। और हमारी संसदीय परंपरा में वो बिरले ही दिन गुजरते हैं जहां शोर शराबा और संसदीय व्यवधान उत्पन्न न होता। तो उस किसी भी देश की परंपरा को स्वीकार करना कोई बुरी बात नहीं है। लिखता है इतिहास के पन्नों पर, आप जब पढ़ेंगे बराहमीर, कि यवन लोग मलेच्छ बर्बर है, लेकिन ज्योतिष के ज्ञाता हैं, इसलिए पूजनीय है। तो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन हम लोग में नकल करने की प्रवृत्ति आ गई, जिसके कारण समस्या हो। तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों का कर्तव्य है। इस प्रकार से राज का नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय, न्यायालय के माध्यम से प्रभावी, न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य को भी न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। कोई नागरिक इसे सीधे न्यायालय में नहीं लेके जा सकता, यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। मौलिक अधिकार भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होता है, ठीक है, कुछ भी विदेशी को प्राप्त है। सभी मौलिक अधिकार तो भारतीयों को है, कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था भी नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में मौलिक कर्तव्य होता भी नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह
सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान का अनुच्छेद 51A में रखा गया और इसके लिए संविधान का भाग 4 का A को जोड़ा गया। ऐसे आलोचक का कहना है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान का भाग 4 में नहीं बल्कि भाग 3 का A में जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलता है, तो इसे गलत जगह इंगित किया गया है, जोड़ा गया है। इसे जो है अनुच्छेद 35A के तहत रखना चाहिए था, या किसी मौलिक अधिकार के ही किसी पाठ के तहत रखना चाहिए था, लेकिन इसे रखा गया है राज का नीति निरसक तत्व के बाद, जो उचित नहीं। ये आलोचकों का कहना है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था नहीं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जब इसकी जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, तब उसकी संख्या 10 थी। ऐसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों का कर्तव्य है वो सरकार के द्वारा लगाया गया कर का नियमित रूप से भुगतान करे, वो भी सिफारिश किए थे। यदि उसको लागू कर दिया जाता तो शायद तब भी 11 कर्तव्य हो जाता, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, उसे समाहित मौलिक कर्तव्य में नहीं किया गया, जबकि समाहित किया जाना चाहिए, क्योंकि कर एक अनिवार्य बोझ है, कर एक नेसेसरी वर्डन है। सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा के बदले में जो हम शुल्क देते हैं, तो शुल्क का लोग चोरी करते हैं। नागरिकों का लोकतांत्रिक देश में कर्तव्य है, क्योंकि हमारे धन से सरकार चलती है, तो धन का हम सही तरीके से विनियोजन करने में सरकार को सहयोग दें। तो ये मौलिक कर्तव्य में रखा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश किया, लेकिन इसे लागू नहीं किया। तो सोवियत संघ की समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। पुनः 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में एक और कर्तव्य को जोड़ा गया, अर्थात वर्तमान समय में कर्तव्यों की संख्या 11। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया और बर्मा समिति 1999 में मौलिक कर्तव्य को किस प्रकार बेहतर तरीके से क्रियान्वयन में लाया जा सके, जनता उसे लागू करे और उसमें क्या परिवर्तन हो, उस पर कुछ अपना अलग से सुझाव दिया था। इसने दिया था कि मौलिक कर्तव्य को केवल जनता की इच्छा शक्ति पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उसे कुछ उसका उल्लंघन होने पर कुछ दंडात्मक प्रक्रिया को भी अपनाया जाना चाहिए। पूर्व में बना हुआ जो अधिनियम है उसे मौलिक कर्तव्य के साथ जोड़ देना चाहिए, जैसा कि बर्मा समिति ने अपना रिपोर्ट 1999 में दिया था। मौलिक कर्तव्य क्रमशः, क्योंकि आजकल नए पैटर्न में पहले था कि भाई मौलिक कर्तव्य कौन है नहीं है, लेकिन अब मौलिक कर्तव्य में उसकी संख्या नंबर में क्रमशः कौन है, कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछा जाने लगा है। तब इसमें क्रम से हमको भी याद रखना होगा कि 1, 2, 3, 4 में किसका क्रम क्या है, क्योंकि अब क्रम की भी महत्ता हो गई। बदलते परिवेश में जिस प्रकार कंपटीशन में बदलाव आ रहा है, उस बात को भी आपको भी ध्यान रखना होगा कि अब कर्तव्य को ही केवल याद न रखना है, बल्कि उसकी संख्या क्या है, उस संख्या को भी याद रखना होगा। तो मौलिक कर्तव्य को दिया गया कि संविधान का आदर्श, संवैधानिक संस्था, अब से निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संवैधानिक संस्था है। तो एक प्रकार से देश में उन संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा किया जा रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है, या संस्था भी कहीं उसमें इस प्रकार का काम कर रहा है, उस पर अविश्वास पैदा हो जाती है। तो कहता है कि संविधान का जो आदर्श है, समानता, सामाजिक न्याय सभी नागरिकों को प्राप्त हो, तो संविधान का उस आदर्श, संवैधानिक संस्था, संविधान का द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, उन सभी राष्ट्रीय प्रतीक
उन सभी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। संविधान का जो आदर्श है कि नागरिकों के बीच भाईचारापूर्ण संबंध हो, सभी के साथ समानता हो, कहीं भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, उसको पूरा करना है। दूसरा दिया गया राष्ट्रीय आंदोलन का जो उच्च आदर्श था, उस वक्त सभी लोग, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या गांधी हो या नेहरू हो, उन तमाम के सामने राष्ट्र प्रथम, नागरिक की सम्मान, नागरिक की सुरक्षा प्रथम स्थान पर था। उस वक्त के लोगों ने जिस प्रकार से आपस में सहयोग करते हुए जाति बंधन की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया, उसी प्रकार की भावना को हम लोग भी बनाए रखें। तीसरा है राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखें। अब देखिए, एकता अखंडता को बनाए रखने का शब्द लिया गया है, प्रस्तावना में भी ये शब्द है, लेकिन जब नागरिक का कर्तव्य है तो यहाँ पर आ जाता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सहयोग दें। और यदि हम कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर आपस में संघर्ष करेंगे, हमारा राष्ट्र का एकता कमजोर पड़ेगा। और जब राष्ट्र की एकता कमजोर पड़ेगी तो कहीं न कहीं असामाजिक तत्व या बाहरी तत्व, आतंकवाद का प्रचार प्रसार का अवसर तो उपलब्ध होगा। अब पूरा इतिहास गवाह है, भारत 1206 से लेकर 1947 तक गुलाम रहा। उस गुलामी में यही राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने की भावना नहीं, हम लोग भारे के सैनिक के रूप में हर समय उपलब्ध थे। बैटल ऑफ इम्फाल काफी चर्चित है 1944 का, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज और अंग्रेजों दोनों तरफ मरने वाले भारतीय, अंग्रेजी फौज में भी भारतीय लड़ रहे थे और आजाद हिंद फौज में भी भारतीय लड़ रहे थे, तो दोनों तरफ लड़ने वाले भी भारतीय थे। तो इतिहास पूरा गवाह है कि हम लोग भारे की सैनिक के रूप में सदैव, चाहे वो अंग्रेज हों या महमूद गजनवी, हर समय उसके साथ। महमूद गजनवी जिसे बुत सिकंद कहा जाता है, मूर्ति भंजक कहा जाता है, वो हिंदू मंदिरों को तोड़ता गया, उसके सेनानायक में हिंदू भी शामिल। तो हम लोग तो लगातार जो है सो बिकाऊ रहे। अगला है राष्ट्र की रक्षा एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन को भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सम्मान के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राण, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर रहें। अगला देता है पांचवा समरसता। समरसता, सभी लोग समान, सभी लोग की आपसी संबंध, भ्रातृत्व, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, स्त्रियों का सम्मान एवं धर्म, भाषा, मूल वंश इत्यादि के आधार पर कहीं भेदभाव नहीं। सभी लोग, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, पूरे समाज का सभी वर्ग जब राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करेंगे तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। जब कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर हम लोग आपस में तनाव उत्पन्न करेंगे तो अखंडता तो कमजोर पड़ेगा ही। राष्ट्र के प्रति, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना जब खत्म होगी तो कहीं भी, चाहे स्कूल हो या कोई अन्य शिक्षण संस्थान, चाहे वो जाति का क्या पढ़ा देगा, मास्टर ऐसा है कि वो लड़का कहीं हमारा गलत न बता दे, तो ऐसी भावना जब आ जाएगी तो हम लोगों का विकास प्रभावित हो जाएगा। अगला देता है छठा, सामयिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा। अतीत काल से हमारी परंपरा रही है। दिखता है अशोक की ब्राह्मण श्रमण हम सभी जगह रहते हैं और अशोक सबको एक समान रूप से देखता है। अतीत काल से हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग तहजीब, अलग अलग संस्कृति, जितना भी देखिए शक, कुषाण, पार्थियन, हून आए, अब भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। ये बतलाना मुश्किल हो गया कौन शक विदेशी था, कौन भारतीय था। लेकिन अंग्रेज और अरब वाले आए, तुर्की वाले, देखो 1206 के पहले जितने भी विदेशी आक्रांत आए वो भारत में के सभ्यता संस्कृति में घुल मिल गए और भारत के लिए समर्पित रह गए।
लेकिन यहाँ से हम देखते हैं 1206 के बाद का जो स्थिति है, इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद भी दोनों के बीच साम्यता नहीं आई। तो उसी यहाँ कहता है कि हमारी सामयिक संस्कृति, आपसी मेल-जोल, आपसी सहयोग, कहीं द्रविड़ संस्कृति तो कहीं आर्य संस्कृति, तो कहीं भगवान शंकर की पूजा दक्षिण में, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ उत्तर शंकर की पूजा को भी उतना ही श्रद्धा के साथ शुरू की। तो हमारी आपसी मेलजोल, हमारी संस्कृति, यदि हम रामेश्वरम के मंदिर में पूजा करते हैं तो उसी मंत्रोच्चार के साथ, जो अमरनाथ के मंदिर में पूजा करते हैं वही मंत्रोच्चार के साथ। तो जहाँ भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर का पूजा हो या गुजरात का सोमनाथ मंदिर का पूजा हो, देखिए सभी जगह एक समान है। तो सांस्कृतिक एकता गौरवशाली परंपरा रही है कि जो भी विदेशी आक्रांता भी आए उसे हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति में समाहित कर लिए, उसी परंपरा को बनाए रखना। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, क्योंकि पेड़ पौधे, हरियाली, स्वच्छता, मलिनता को दूर करना स्वच्छता है। स्वच्छता में देखिए कहते हैं भगवान का वास होता है, तो स्वच्छता, प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखना है। प्राणी मात्र पर दया, हमारे साहित्य में, धार्मिक साहित्य में वसुधैव कुटुंबकम, प्रत्येक जीव को भी जीवन का अधिकार है। प्रकृति ने सभी जीव को जीवन जीने का अधिकार दिया है। तो प्राणी मात्र पर दया, चाहे वो कोई भी हो, हिंसा को हमारे धर्म में स्वीकृति नहीं दी गई। आपात धर्म अलग होता है, जब मजबूरी हो तो वहां पर दूसरी व्यवस्था की गई है। अगला दिया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हर तथ्य का क्यों और कैसे। जो गौतम बुद्ध कहते हैं प्रत्युत समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत, प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, वही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हर कार्य का कोई न कारण होता है। ज्ञानार्जन, बेहतर से बेहतर ज्ञान अर्जन कर सके, तार्किक ज्ञान हो सके, वैज्ञानिक ज्ञान हो सके, और मानवतावाद, एक दूसरे के प्रति दया भाव रखना, एक दूसरे की आवश्यकता में अपनी आवश्यकता को महसूस करते हुए उसे हर समय सहायता देना, तो मानवतावाद का विकास करना। अगला दिया गया सार्वजनिक संपत्ति, चाहे रेल हो, डाक हो, बैंक हो, स्कूल हो, इससे हमें लाभान्वित होना है, हम लोग लाभान्वित होते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर की संपत्ति है, जिसका लाभ हम लोगों के लिए है, जिससे हम लोग लाभान्वित हो, इसके लिए उसका निर्माण किया गया है, उसकी सुरक्षा करें, उसको संरक्षण देने का काम करें। अगला दिया गया व्यक्तिगत सामूहिक उत्कर्ष, हम भी आगे बढ़ें और समाज को भी आगे बढ़ने में सहयोग। ठीक, आज उल्टा हम लोग करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी समस्या होती है, कहीं भी मनोनुकूल सरकार निर्णय नहीं यदि लेती है, तो देखिए जिस वर्ग को नुकसान होता है या उसे संभावना दिखती है, सबसे पहले वो सार्वजनिक संपत्ति को ही नुकसान करते हैं। और व्यक्तिगत तो खैर ही सारा जीवन हम लोग, सामूहिक विकास हम लोग की कहीं उत्कर्ष ही नहीं, सिर्फ हमारे चाहिए। आपका 1000 का नुकसान हो जाए, लेकिन हमको 10 रुपया का लाभ चले, तो आज हमारी सोच इस प्रकार यहाँ कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक। राष्ट्र का सभी व्यक्ति सामूहिक तौर पर विकास के लिए काम करे, राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। और 11वां जोड़ा गया अभिभावक का कर्तव्य है, माँ पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को उचित शिक्षा दीक्षा देने का प्रबंध करें। 86वां संविधान संशोधन में ही रखा गया 21 जोड़ा गया कि सरकार का कर्तव्य, कर्तव्य तो नहीं, नागरिकों का यह अधिकार बन जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। लेकिन जब तक माँ पिता बच्चे को शिक्षा के लिए समर्पित नहीं होंगे, उसे शिक्षा देने के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो अधिकार पूरा नहीं हो सकता है। ये 11 कर्तव्य इसी प्रकार क्रमशः 11 है, इसे याद रखना है। और वर्मा समिति ने 99 में रिपोर्ट दिया कि मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों की इच्छा शक्ति पर है, उसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ पुराने कानून को उसके साथ ऐड करना होगा, उसमें जोड़ना होगा, ताकि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। उसमें राष्ट्र गौरव अपमान एक्ट 1971, कि हम वैसा कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करें जिससे राष्ट्र के गौरव को क्षति पहुंचती है, राष्ट्र की एकता अखंडता को क्षति पहुंचती है। तो वहाँ पर निवारण अधिनियम बनाया गया था। यदि ऐसा हम वचन बोलते हैं तो उसे दंडित करने का अधिकार राज्य को है। कहता है कि यहाँ पर उस कर्तव्य को यदि हम संविधान की संस्था को नुकसान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं,
तो उसको इस दंड के प्रक्रिया में रखा जाना चाहिए ताकि नागरिकों में कर्तव्य बोध उत्पन्न हो। उसी प्रकार सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1955 जिसमें अस्पृश्यता, छुआछूत, जाति धर्म के आधार पर जो छुआछूत था वो किसी प्रकार के छुआछूत को कहीं भी स्वीकार नहीं किए जाना। उसे जो यहाँ पर जो आपका दिया गया है समरसता, भ्रातृत्व, स्त्री सम्मान, इसमें इस एक्ट को जोड़ा जाना चाहिए ताकि नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित। उसी प्रकार है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें। वो एमपी एमएलए जो जनता के प्रति समर्पित हैं, जिन्हें विधि निर्माण का उत्तरदायित्व है, वहाँ पर भी मौलिक कर्तव्य को शामिल करना चाहिए ताकि कर्तव्य का यदि आप निर्वहन नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता को समाप्त की जानी चाहिए। वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण के लिए वन्य जीव संरक्षण को इससे जोड़ा जाना चाहिए ताकि यदि वन्य जीव को आप नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। फिर वन संरक्षण एक्ट 1980, इसमें भी उस बात को ध्यान रखना है कि वन को पेड़ पौधे चाहे आपके घर के पास हो, सड़क के किनारे हो, उसकी सुरक्षा करना यदि आप नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड के भागीदार होंगे। जन्म, मूल, वंश, धर्म के आधार पर विभेद यदि पैदा की जाती है तो उसको भी दंड प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ये जो है वर्मा समिति ने अपना रिपोर्ट 1999 में, ये था मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर अपने कमेंट के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण है जब वीडियो बनाते हैं तो उसको देखा कीजिए, यकीनन तौर पर वीडियो इतना प्रभावी होगा, आप भिन्न भिन्न चैनलों के माध्यम से उसका स्वयं विश्लेषण करें तो आप पाओगे कि न्यूनतम समय में अधिकतम आपको नॉलेज जो है सो इस भारत दर्पण चैनल पर मिलेगा। लेकिन लगता है कि वीडियो आप लोग देखते ही कम है, क्योंकि जो वॉचिंग टाइम है वो बतलाता है कि वीडियो देखते ही नहीं, खासकर जो सब्सक्राइब किए हैं वो भी वीडियो नहीं देखते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखें। उसमें यदि कुछ खामियां दिखे उसको जरूर इंगित करें। अच्छाई का इंगित करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कहीं खामियां दिखे या कुछ जिज्ञासा उसमें रहे उसे आप अपने कमेंट के माध्यम से दें। मैं आप देखते होंगे कि जितना भी कमेंट आता है मैं उसका जवाब देता हूँ। तो आपके प्रति मैं पूरी समर्पित हूँ, तो आप भी समर्पित होइए। पूरा वीडियो को देख करके उसके बारे में कमेंट करें, उसके बारे में बतलाएं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।